देखो जी, 11th एंट्रेंस में जो सिलेबस है हमारा, 11th एंट्रेंस में जो फिजिक्स का सिलेबस है वो है क्लास 9th एंड क्लास 10th की जो भी फिजिक्स है वो सब है पुरानी एनसीईआरटी के हिसाब से। ठीक है, पुरानी एनसीईआरटी के हिसाब से जो भी सिलेबस था वो सब है। जैसे नई पुरानी एनसीईआरटी में 9th क्लास में वो पांचों चैप्टर जो अभी हैं वो पहले भी थे। 10th क्लास के अंदर अभी 4 चैप्टर हैं लेकिन पहले 5 थे। सोर्सेज ऑफ एनर्जी जो डिलीट कर दिया गया था वो अभी भी है। ठीक है, तो कुल मिलाकर टोटल 10 चैप्टर हैं और इन 10 चैप्टरों से सवाल आते हैं। कुछ चीज़ों का ख्याल रखना है इसमें। पहली चीज़ कि एनसीईआरटी जो है इसके अंदर जो न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस जो होते हैं, यहाँ से हूबहू कॉपी हो जाता है। कॉपी इन द सेंस कि मतलब हूबहू सेम बगैर डेटा चेंज किए हुए सवाल जो है एंट्रेंस के अंदर आ जाता है। क्लियर? जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाया हूँ उसमें जाकर देख भी सकते हो। समझ में ये बात है? तो एक तो ये है कि एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स जो भी है वो सब करने हैं, चाहे 9th के हो या 10th के हो। एक बात समझ में आई? ठीक है। दूसरा, जो थ्योरेटिकल टॉपिक है, कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो थ्योरेटिकल होते हैं। ठीक है, कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो थ्योरेटिकल होते हैं, जैसे कि 10th क्लास का सोर्सेज ऑफ एनर्जी, 10th क्लास का सोर्सेज ऑफ एनर्जी, ठीक है, 9th क्लास से साउंड, ठीक है, ऐसे 10th क्लास के एक चैप्टर और है ह्यूमन आई, ठीक है, एंड दी कलरफुल वर्ल्ड। ये 3 चैप्टर ऐसे हैं जो बिल्कुल प्योरली थ्योरेटिकल है। ठीक है, इसमें थोड़ा बहुत न्यूमेरिकल आ जाता है, वो भी लाइट वाले हिस्से की वजह से। ठीक है, मायोपिया हाइपरमेट्रोपिया में। ये वैसे चैप्टर है जो बिल्कुल प्योरली थ्योरेटिकल हैं और थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो है ज़्यादातर जो आते हैं वो एनसीईआरटी के लाइन से आते हैं। बस समझ में आ गया, एनसीईआरटी के लाइन से आते हैं। तो ऐसे चैप्टर की रीडिंग करना बहुत ज़रूरी है एनसीईआरटी से। जो न्यूमेरिकल वाले हैं, फॉर्मूले बेस्ड हैं, वो तो क्लास नोट्स पे खाली पढ़ोगे तब भी काम चल जाएगा। बस समझ में आ गई? ठीक है, इनके भी क्लास नोट्स पढ़ोगे तो काम चल जाएगा, लेकिन एक बार एनसीईआरटी पढ़ लेने से फायदा ये होगा, जैसे कोई मिसाल के तौर पर कोई एग्जाम्पल है उसके अंदर, वो क्लास में मैंने नहीं बोला, वो अगर आ गया, ठीक है, तो उस तरीके की चीज़ें जो है वो किताब की रीडिंग से कवर हो जाएगी। बात समझ में आ गई? ठीक है, यहीं से थ्योरेटिकल पार्ट का रीडिंग करना जरूरी है। अब जैसे मोशन वाला चैप्टर है उसका एनसीईआरटी की रीडिंग नहीं करोगे चलेगा, लाइट का चैप्टर है एनसीईआरटी की रीडिंग नहीं करोगे चलेगा, इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर है एनसीईआरटी की रीडिंग नहीं करोगे चलेगा। बस समझ में आ गई? क्लियर? ठीक है, इसी तरीके से 10वीं क्लास के अंदर जो तुम्हारा ये है इलेक्ट्रिसिटी है उसके एनसीईआरटी से रीडिंग नहीं करोगे चलेगा। ठीक है, समझ में बात है कि नहीं आई? जो इसी के उसके बाद ठीक है एक और चैप्टर है तुम्हारा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, उसको भी नहीं पढ़ोगे तो चलेगा। हालांकि वो चैप्टर भी थ्योरेटिकल है, लेकिन वो ऐसी थ्योरीज है जो क्लास में कॉन्सेप्ट के साथ कवर हो जाती हैं। ठीक है, तो ये 3 चैप्टर ऐसे हैं, खास करके ये पहला और ये तीसरा, जिसकी रीडिंग एनसीईआरटी से आपको करनी जरूरी है। ठीक है, क्लास में मैं कराऊंगा, लेकिन एक बार कर लोगे ताकि कोई एग्जाम्पल वगैरह भूले भटके न छूटे। समझ गए? कोई डाउट? बाकी जो चैप्टर हैं फिजिक्स में उसकी एनसीईआरटी से रीडिंग करो या ना करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बशर्ते कि क्लास में जो पढ़ा वो ढंग से कवर कर लेना। क्लियर? 10वीं क्लास का जो पार्ट है उसमें कितने चैप्टर हैं? 5। 10th वाले में कितने चैप्टर हैं? ध्यान दो, क्लास 10th में कितने चैप्टर हैं? क्लास 10th में 5 चैप्टर है। ठीक है, और क्लास 9th में भी 5 चैप्टर है। ठीक है, क्लास 9th में भी 5 चैप्टर है। क्लियर? अब देखो यहाँ पर मैं कुछ बात बताने वाला हूँ कि जो अभी क्लास 10th के 5 चैप्टर है वो बोर्ड के लिए किसी न किसी तरीके से अभी तक पढ़ चुके होंगे कुछ ना कुछ हिस्सा। ठीक है, और जो क्लास 9th का चैप्टर है वो आप 1 साल पहले पढ़े हैं। बात समझ में आ गई? और अगर हम ये सोचे कि अभी फिर से 10th क्लास को शुरू करें तो बहुत ज़्यादा टाइम इसमें लगेगा, पहली बात। दूसरी बात कि जो बोर्ड के बाद वाला हिस्सा होता है उसमें और 11th एंट्रेंस के का जो डेट होता है उसके बीच में टाइम गैप बहुत कम होता है। बस समझ में आ गई? टाइम गैप अगर बहुत कम होगा तो वो सिलेबस जो 1 साल पहले आप छोड़ चुके हैं उतने दिन में कवर नहीं कर पाएंगे। बात समझ में आ रही है? ठीक है, उतने दिन में कवर नहीं कर पाओगे, तुम्हारे लिए मुश्किल खड़ी हो जाएगी। क्लियर? उस वक्त बहुत ज़्यादा बर्डन होगा। ठीक है ना? तो इसलिए मैं क्या करूँगा
कि जैसे अभी कौन सा है, दिसंबर है, तो मैं 9th क्लास के कुछ चैप्टर से शुरू करता हूँ। बात समझ में आ गई? ठीक है। और जब तुम्हारा बोर्ड का एग्जाम करीब आएगा, क्योंकि तुम्ही को बोर्ड भी देना है, तुम्ही को एंट्रेंस भी देना है, तो बोर्ड के एग्जाम से पहले जो 1 महीने का कोर्स होगा, ठीक है, उसमें हम इस चैप्टर को ड्रॉप आउट करके, मतलब जहां तक होगा, वापस से 10th वाले पोर्शन पे आ जाएंगे। बात समझ में आ गई? क्लियर? बाकी वो तुम लोग बताते रहना कब की किसका एग्जाम कब से है, ठीक है, वो जब भी डेट शीट आ जाए बता देना, ताकि मेरे जहन में पता चला 3 दिन पहले बता रहे हो, उसमें मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। बात समझ में आ गई? तो उससे पहले ये बता देना, तो फायदा क्या होगा कि 10th वाले पोर्शन उस वक्त 10th वाले चैप्टर पे आ जाऊंगा, तो फायदा क्या होगा, यहाँ भी 10th का चलेगा, वो तुम्हारे बोर्ड के एग्जाम में भी इनडायरेक्टली क्या कर देगा, हेल्प कर देगा। बात समझ में आ गई? समझ पा रहे हो मेरी बात? लेकिन अभी जस्ट शुरुआत से 10th वाला चैप्टर पढ़ना बेवकूफ़ी होगी मेरे ख्याल से, ठीक है, क्योंकि 9th के कुछ चैप्टर हैं जो बहुत अच्छे अच्छे हैं, और हकीकत में तुम 9th और 10th के फिजिक्स के क्वेश्चंस लगाए होगे ईमानदारी से, नहीं लगाने वाले को तो कुछ नहीं पता होता कहाँ पे क्या है। बस समझ में आ गई? अगर ईमानदारी से लगाए होगे, तुमको ये एहसास हुआ होगा कि 10th क्लास के कंपैरिजन में 9th क्लास वाले सवाल जो होते थे न्यूमेरिकल्स, वो ज़्यादा मुश्किल होते थे। बस समझ में आ गई? क्लियर? तो इसीलिए 9th वाले पोर्शन को कवर करना बहुत ज़रूरी है। समझ गए? तो हम शुरुआत कहाँ से करेंगे? क्लास 9th के पोर्शन से, ताकि अभी जो हमारे पास थोड़ा बहुत टाइम है, अभी बोर्ड का प्रेशर बहुत कम है, तो इस सुकून वाले माहौल में कुछ चैप्टर उधर के अगर कवर कर लोगे, तो तुम्हारे लिए एडिशनल पॉइंट हो जाएगा। क्लियर? ये बात समझ में आ गई पढ़ना कैसे है? ठीक है। हाँ, लेकिन जब भी बोर्ड की डेट शीट आए, बहुत पहले पता चल जाती है, उससे पहले मुझे बता देना। ये नहीं कि मैं 9th पढ़ा रहा हूँ, तुम ये भी जाके पढ़ रहे हो, बोर्ड वाला भी पढ़ रहे हो, अब सारा बर्डन जो है आपके ऊपर एक साथ आ गया, वो हैंडल नहीं हो पाएगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो उससे पहले बता दोगे तो मैं 10th वाले पोर्शन पे आ जाऊंगा आसानी से। ठीक है, तुम्हारे बोर्ड का रिवीजन भी हो जाएगा, एंट्रेंस के हिसाब से मैं पढ़ा भी दूंगा। भाई थ्योरी तो वही रहती है ना, सिर्फ सवाल ही तो क्या होता है, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव हो जाता है। बात समझ में आ गई? थ्योरी थोड़ी बदलेगी, भले ही मैं ऑब्जेक्टिव सवाल कराऊंगा, लेकिन कहानी तो वैसी ही रहेगी। क्लियर ना? कोई डाउट यहाँ तक? बाकी जो बोर्ड के बच्चे हैं ना, मैं उनके लिए एक आध दिन जनवरी या फरवरी में संडे के दिन में एक्स्ट्रा क्लास लूंगा, सिर्फ बोर्ड वालों के लिए। ठीक है? और पीवाईक्यू जो एएमयू वगैरह का है बोर्ड वाला, वो मैं डिस्कस कर दूंगा। बस समझ में आ गई? या सीबीएसई का भी देख लूंगा, मैं उनको भी डिस्कस कर दूंगा। कोई डाउट यहाँ तक? तो वो एक अलग मैटर है। तो इंट्रेंस बैच में रहेगी कहानी, इंट्रेंस बैच वाली है। कोई डाउट यहाँ तक? तो शुरुआत कहाँ से करेंगे? 9th क्लास के चैप्टर से। 9th क्लास में कौन कौन से चैप्टर पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है वो समझो, जहां पर न्यूमेरिकल फंसेंगे। एक जो ग्रेविटेशन का चैप्टर है और फ्लोटेशन, इसके न्यूमेरिकल थोड़े बड़े टेढ़े से होते हैं, अगर सवाल नहीं करोगे तो नहीं बनेगा, पहले से बता रहा हूँ। ये इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि आप घबरा जाएं, इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप वहां पर ज्यादा अटेंटिव रहो। समझ में आई बात है कि नहीं आई? क्लियर? तो वो सवाल थोड़े अटपटे से होंगे। मोशन वगैरह के चैप्टर भी ठीक ठाक होते हैं, लेकिन 9th-10th के हिसाब से जो सवाल आता है वो उतने मुश्किल नहीं होते कि नहीं बनेंगे। बस समझ में आ गई? अगर एक बार चैप्टर को समझ लिए हो तो कहाँ फंसोगे? फ्लोटेशन का और ग्रेविटेशन वाले सवाल में, वहां अक्सर बच्चे गलती करते हैं। ठीक है? एनसीईआरटी के अंदर ग्रेविटेशन और फ्लोटेशन एक ही साथ दिया हुआ है, उसके हिसाब से 5 चैप्टर, अगर दोनों को अलग कर दोगे तो 9th में 6 चैप्टर रहते। बस समझ में आ गई? मोशन, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, ग्रेविटेशन, उसी में जो है थोड़ा सा हिस्सा दिया है फ्लोटेशन वगैरह का। बस समझ में आ गई? तो यहाँ पर जो है आपको ग्रेविटेशन भी पढ़ना है, फ्लोटेशन भी पढ़ना है। ठीक है? समझ में आ गई बातें? ठीक, ये तो हो गई बातें कहाँ कहाँ से हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, प्रैक्टिस क्या क्या करोगे। कई बार होता क्या है कि हम बहुत ज्यादा बर्डन अपने ऊपर लेते हैं। क्लियर? देखो, अगर टॉपिक समझ गए हो तो हर टॉपिक पे अगर 10-15 सवाल हो जाए, वो सफिशिएंट होता है, बहुत ज्यादा होता है। जैसे अगर मैं एक चैप्टर पढ़ा रहा हूँ ना, उस पे 100 सवाल अगर तुम लगा लिए अलग अलग तरीके के, तो आपके लिए इनफ है। ठीक है? जैसे होता क्या है, कई बार तुम अपने दिमाग में कूड़ा भर लेते हो। मान लो एक चैप्टर से तुम 250-300 सवाल लगा लिए, दूसरा सब्जेक्ट आप पढ़ नहीं रहे हो, उससे आपका नुकसान है। जैसे साइंस में अगर मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन देखोगे तो टोटल मार्क्स 50 मार्क्स का साइंस आता है। ठीक है? और इसी तरीके से मैथमेटिक्स का अगर देखोगे तो 30 मार्क्स के आते हैं। बचा 30 + 50 80 हो गए। उधर जो 20 नंबर है उसमें 10 नंबर के क्या है, इंडो इस्लामिक है, 5 नंबर जो है मेरे ख्याल से जीके है, और 5 जो है इंग्लिश है। बस समझ में आ गई? तो ये जो पोर्शन है तुम्हारा 50 और 30, ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। बस समझ में आ गई? और इस 50 में 3 डिवीजन है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। सुनो ध्यान से, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो फिजिक्स के
17 क्वेश्चन आएंगे। जैसे साइंस में एक बात बना ही दूं, जो 11th एंट्रेंस है साइंस का, उसका पेपर पैटर्न क्या है? तुम्हारे पास 50 एमसीक्यूज होंगे साइंस से, उसके बाद 30 एमसीक्यूज होंगे मैथमेटिक्स के, और 20 में 10 जो है ये इंडो इस्लामिक है, 5 जो है वो जीके है, और 5 इंग्लिश है। ठीक है, बस समझ में आ गई? तो अब देखो, ये जो साइंस है इसमें फर्दर डिवीजन है। इसको 3 इक्वल हिस्से में बांटो तो 17 3 51 होता है। तो एक सब्जेक्ट से 16 मार्क्स के आते हैं, बाकी दो से 17 17 के आते हैं। या कभी ऐसा होता है 2 सब्जेक्ट से 16 का आता है और एक सब्जेक्ट से 18 का आ जाता है। समझ पाए? ठीक है, जैसे मोस्टली बायोलॉजी के अंदर 17 या 18 सवाल होते हैं। ठीक है, फिजिक्स के अंदर 17 या 18 होगा तो यहाँ 16 हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये या ये। केमिस्ट्री जो है, केमिस्ट्री जो है इसमें 16 होते हैं। समझ पाए? मतलब 17 17 16 या 18 16 16। क्लियर? कोई डाउट यहाँ तक? तो अब अगर मैं ये कह रहा था कि अगर किसी एक चैप्टर में तुम पीएचडी कर लो या एक सब्जेक्ट में, इससे ज्यादा नंबर का सवाल तो नहीं आने वाला ना। मतलब एक सब्जेक्ट से बायोलॉजी से 17 नंबर आना है तो 17 नंबर के ही सवाल आएंगे। ठीक है, अब चाहे तुम इसमें पूरा 4 महीना दे दो, या 2 महीना दे दो, या 1 महीना दे दो, या फिजिक्स में तुम पूरी कहानी गढ़ दिए, या मैथमेटिक्स केमिस्ट्री में पूरी कहानी गढ़ दिए, बाकी दूसरा सब्जेक्ट पढ़ ही नहीं रहे हो, उससे सिलेक्शन नहीं होता है। समझो इस बात को। ठीक है, क्यों? क्योंकि वहां पर क्लियरली डिफाइंड है आपके इस चैप्टर से इतने सवाल आएंगे। ठीक है, अब तुम्हारे हाथ में, तुम सारा टाइम यहाँ गंवा दो, या सारा टाइम यहाँ गंवा दो, या सारा टाइम उस 20 नंबर में गंवा दो। समझ बात है? तो अक्लमंदी क्या है? हर सब्जेक्ट को पढ़िए, हर सब्जेक्ट को पढ़िए। ठीक है, हाँ ये जरूर है कि हर सब्जेक्ट के अंदर कुछ टॉपिक तक मुश्किल होते हैं, कुछ टॉपिक आसान होते हैं, नंबर हर जगह से आएगा। ठीक है, तो पढ़ के हर चैप्टर जाइए। एग्जामिनेशन में कई बार होता क्या है कि जो मुश्किल चैप्टर में भी कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो आसान होता है, और इत्तेफाक से वहीं से सवाल आ गया, तो फायदा हो जाएगा ना तुम्हारा। अगर तुम ब्लाइंडली पूरा छोड़ कर जाओगे वो तुम्हारे लिए नुकसानदेह है। ठीक है, तो इसलिए एंट्रेंस के एग्जाम में कभी ये सोच के ही मत जाइए कि हमारा सिलेबस जो है उसको पूरा नहीं करना है, कुछ आधा अधूरा पढ़ के जाना है। ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करनी है। बात समझ में आ गई? ठीक है, क्योंकि कई बार मैं देखा हूँ कि कुछ बच्चे ऐसे थे जिनका फिजिक्स बहुत अच्छा था, लेकिन वहां जाकर उसके लिए फिजिक्स ही टफ पड़ गया। दूसरा सब्जेक्ट आप क्यों नहीं पढ़े थे? बात समझ में आ गई? तो ऐसी गलती बिल्कुल मत कीजिए, हर सब्जेक्ट की तैयारी करके जाइए ईमानदारी से। क्लियर? पेपर में जो आसान लगे उनके हिसाब से कर डालिए, आसान नंबर के लिए भी एक ही नंबर है, और जो मुश्किल सवाल करोगे न्यूमेरिकल लंबे लंबे, उनके लिए भी एक ही नंबर है। लेकिन पढ़ के पूरा जाइए। बात समझ में आ गई? पढ़ के पूरा जाइए, छोड़ के कुछ मत जाओ। क्लियर? और अपने आप को इस तरीके से एडजस्ट करो कि हर सब्जेक्ट कवर हो। ठीक है, अब इनमें से कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें न्यूमेरिकल्स होते हैं, वो टाइम टेकिंग सब्जेक्ट होता है। जैसे एक तो सबसे ज्यादा टाइम आपका ये लेगा, है ना? सबसे ज्यादा टाइम कौन लेगा? मैथमेटिक्स। उनके बाद जो कोई टाइम लेगा वो यही है। क्यों? क्योंकि इनके बाद मैथमेटिक्स नहीं आती है। क्लियर? फिर इन दोनों की वेटेज जो है 9 10th में लगभग एक ही जैसी कहानी है। केमिस्ट्री में भी ऐसा कोई न्यूमेरिकल नहीं है एज सच। समझ में बात है? रिएक्शन है, ये है केमिकल रिएक्शन है, याद कर लिए काम चल जाएगा। फंक्शनल ग्रुप क्या है, ठीक है, याद करने वाली कहानी है। ठीक है, यानी तुमको कम टाइम में ज्यादा नंबर देगा कौन? ये दोनों। सच बता रहा हूं ये। क्लियर? कौन? केमिस्ट्री और बायोलॉजी। ठीक है, ये कम टाइम में प्रिपेयर भी हो जाता है, तैयार भी हो जाता है। ये दोनों बहुत टाइम लेगा। अब जो सब्जेक्ट ज्यादा टाइम लेने वाला है और उसको अगर आप आखिर के लिए छोड़े होंगे, तो यकीन मानो, अभी नहीं मानोगे तो बाद में आखिर में पता चल ही जाएगा मेरी बातों का। ठीक है, तो इनको अगर अभी से तैयार करके नहीं चले
तो एंड टाइम में ये इतना फ्रस्ट्रेट कर देगा कि तुमको ये इस बात पर ये मोटिवेट कर देगा कि इनको मत पढ़ो, इन्हीं दोनों को पढ़ो। यही खुद मोटिवेट कर देगा कि मुझे मत पढ़ो, इनको पढ़ो, तुम इसको ज्यादा नहीं कर पाओगे। तुम्हारा दिमाग खुद ये कहने लगेगा। क्यों कहने लगेगा? क्योंकि तुम तैयारी तो इसकी भी नहीं किए होगे और इसको आखिर के लिए छोड़े होगे। ठीक है, दिमाग तो यही कहेगा ना, कम टाइम में ये ज्यादा बढ़िया स्ट्रेटेजी है। ठीक है, लेकिन वैसे लोग कई बार बाउंड्री पर आते आते अटक जाते हैं। बात समझ में आ गई? क्योंकि ये 30 नंबर बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। ये देखो, अगर इनको जोड़ दो, ऐसे समझो 30 और ये 17 जोड़ दो, कितना हो गया? 47। दोनों मैथमेटिकल पोर्शन मिला के लगभग 50% चला गया, 47% के आसपास 100 में। ठीक है, ऐसे नहीं सोचते तुम खाली सोचते ये हटा दो 30 नंबर, यहाँ भी मैथ था। बस समझ में आ गई? क्लियर? तो ये दोनों मिला करके ठीक ठाक पोर्शन हो जाता है, लगभग 50% हो जाता है। ठीक है, और एंट्रेंस बैच वगैरह क्लासेस में ये जो तुम इसको बड़ा आसान समझ रहे हो, ये कतई आसान नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो चीज है ना, इसका सिलेबस अनलिमिटेड होता है। ठीक है, और इंग्लिश 5 नंबर में वही काम आएगा जो अब तक पढ़े हो। सच बता रहा हूँ। ठीक है, मतलब अब तक बचपन से जो भी इंग्लिश पढ़े हो वही काम आएगा। ठीक है, ये जो अभी तुम्हारी क्लासेस लगेंगी, लेकिन उस 5 नंबर के लिए जाहिर सी बात है उनके नंबर ऑफ क्लासेस साइंस की जितनी तो नहीं होंगी, लेकिन सिलेबस तो पूरी इंग्लिश है। खुद सीखो भाई, 5 नंबर के लिए जितनी फिजिक्स की क्लास लग रही है उतनी तो नहीं लगेगी भाई। ये अकेले 17 है, वो 5 है। हफ्ते में एक भी लगेगा तब भी इनसे ज्यादा ही है। इसकी 3 लगेगी, उसकी 1 लगेगी, तब भी वो ज्यादा है, 5 या 15 ही होता है। बात समझ में आई? बात समझ में आ रही मेरी? तो इन दोनों को मिलाकर, ये पूरा जो हिस्सा है इनको मिला करके मेरे ख्याल से एक दोनों इंग्लिश और इनको मिला दो तो 1 से 2 पीरियड लगेगा। क्लियर? लेकिन उसमें तुम पीएचडी नहीं कर लोगे। वो फायदा कब होगा? जब आपकी इंग्लिश लैंग्वेज बहुत अच्छी है। ठीक है, 11th एंट्रेंस में कोई जीरो से तुमको नहीं सिखा पाएगा। सच बता रहा हूँ, रियलिटी यही है। जीरो से नहीं सिखा पाएगा, बल्कि जो चीजें तुम्हें आती है उस पर ब्रश अप हो जाएगा। जो थोड़ा बहुत जानता है इंग्लिश ग्रामर वगैरह, उनके लिए बहुत अच्छी चीज है। ठीक है, और वो उसीलिए वो क्लास लगाई भी गई है। समझ में बात है कि नहीं आई? क्लियर? अब जो इंडो इस्लामिक का पोर्शन है, इसको तुम बहुत अच्छे से तैयार कर सकते हो। कुछ बातें मैं बताने वाला हूँ यहाँ पर, चूंकि आज पहली क्लास है इंट्रोडक्टरी, तो पढ़ने से पहले तुम्हें पता होना चाहिए क्या क्या चीजें पहले से हमें पढ़नी चाहिए। ठीक है, जो इंडो इस्लामिक है उसके 10 नंबर हैं। इसमें जो अरब वर्ल्ड वाला इस्लाम था उसको हटा दिया गया है सिलेबस से। सिर्फ इंडिया से रिलेटेड जो चीजें हैं वही है सिलेबस में। बस समझ में आ गई? तो क्या कर सकते हो, एमयू का सिलेबस जब डाउनलोड करोगे तो होगा, तो मैं तुम्हें प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, कि जो एमयू का सिलेबस है उसमें जो जितने टॉपिक हैं उस टॉपिक के बारे में थोड़ा थोड़ा अपनी तरफ से भी इंफॉर्मेशन हासिल कीजिए। चलिए, क्योंकि सिलेबस अनलिमिटेड होती है, सब चीज़ें खत्म, कितना भी कर लो। ठीक है, वैसे तो कुछ सर जो पढ़ाएंगे वो देंगे ही। तो इस पोर्शन को क्या कीजिए, ये क्या है, रटने वाली चीज़ें हैं। ठीक है, अभी फारिग बैठे हो, कोई एक टॉपिक निकाला उसके बारे में पढ़ डाले, अच्छा इससे क्या क्या सवाल बन सकता है, खत्म। अब बताए कुतुबुद्दीन ऐबक है, उसके बारे में जो चीज़ है कहानी है पढ़ डालो। समझ में बात है कि नहीं आई? ठीक है, मुगल डायनेस्टी के बारे में अगर कोई चीज़ है उसको पढ़ डालो। वैसे सर पढ़ाएंगे, लेकिन जब पढ़ाएंगे तो उनको क्या कर लेना है, फौरन याद कर लेना है। ठीक है, क्योंकि ये चीज़ें बदलने नहीं वाली, ये चीज़ें नहीं बदलने वाली, बदलने वाली चीज़ यहाँ पर है। ठीक है, पता चला कि पिछले साल का सवाल लगाए, उसमें लिखा हुआ था कि मतलब 2026 या 25 के जो है बैडमिंटन चैंपियन कौन थे, 26 में आके बदल गया। ठीक है, किसी राज्य के सीएम मुख्यमंत्री का नाम याद किया, पता चला बदल गया कुछ दिनों बाद। बस समझ में आ गई? क्लियर? सबसे ज्यादा टेस्ट सेंचुरी मारने वाला प्लेयर कौन था, पता चला जब तुम याद किया उस वक्त तो वही था, अगले 2-4 दिन बाद मैच हो गया, कोई और लगा गया। बस समझ में आ गई? और एग्जाम बहुत दिनों बाद होना है, वो नए वाले डेटा के हिसाब से चेक दिया। क्लियर? तो करंट अफेयर्स या जीके का जो हिस्सा उसमें आपको अप टू डेट रहना पड़ता है। क्लियर? उस 5 नंबर के लिए बहुत ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, बस सरसरी निगाह से कुछ चीजें जो टीचर जितना बताए उतना करते रहो। इस चीज पे कमांड हासिल कर सकते हो, क्योंकि ये नहीं बदलने वाली।
और वो आप पहले से जानते हैं तो क्लासेस के साथ कवर हो जाएगा। क्लियर, मतलब ग्रामर के रूल्स वगैरह पता है तो सही है, वरना खुद सोचो एक एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस पढ़ोगे तो तुम्हारी एक क्लास से ज्यादा लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर कैसे होगा कवर, ये सिलेबस कैसे कवर होता है, सवाल लिए जाएंगे, ठीक, हर टॉपिक से क्वेश्चन के साथ ही डिस्कस किया जाएगा, तुम्हारे साथ ही, जैसे टीचर तुम्हारे साथ खुद भी वो पेपर सॉल्व कर रहा हो। क्लियर, सवाल लिया जाएगा, उसी सवाल के अंदर कहेगा देखो ग्रामर के हिसाब से चलते हैं और उन्हीं में जो सारे रूल वगैरह डिस्कस होते हैं। इसी तरीके से ये कवर होता है। बस समझ में आ गई। अब चूंकि एक सवाल में अगर हम उसका डिस्कशन करेंगे तो हो सकता है उसी में आर्टिकल भी आ जाए, उसी में पार्ट्स ऑफ स्पीच का भी कुछ हिस्सा आ जाए। बस समझ में आ गई। टेंस, कौन सा टेंस है वो भी हम उसी सेंटेंस के हिसाब से डिसाइड कर लें। क्लियर ना, तो सारी चीजें एक साथ चलेगी तब आसानी से कवर होता है। समझ गए ना, कोई डाउट यहाँ तक। तो मैं क्या कह रहा था कि हर सब्जेक्ट का डिस्ट्रीब्यूशन तुमको पता है, टाइम टेकिंग सब्जेक्ट ये है और ये है, और ऐसे सब्जेक्ट आखिर वक्त में बिल्कुल भी तैयार नहीं होते हैं। वैसे तो ईमानदारी तो यह है किसी भी सब्जेक्ट को आखिर के वक्त के लिए नहीं छोड़ना चाहिए। क्लियर ना, पढ़िए बिल्कुल ईमानदारी से, हर सब्जेक्ट को बैलेंस करके चलिए, क्योंकि बायोलॉजी के 17 नंबर आने हैं तो आने हैं। अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो आप गड्ढे में जाएंगे। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिसको बायोलॉजी पसंद नहीं, कुछ ऐसे होते हैं जिसको मैथमेटिक्स पसंद नहीं। ठीक है, बस समझ में आ गई। आप नहीं पढ़ेंगे तो 30 नंबर आपका चला जाएगा। ठीक है, इसीलिए इन सारे सब्जेक्ट को बैलेंस करके चलिए, और मैथमेटिकल पोर्शन को तो खास करके शुरू से लेकर चलिए। क्लियर। दूसरा, जब क्वेश्चन आप सॉल्व करें तो आपका टारगेट होना चाहिए कि 1 घंटे के अंदर हम कितना सॉल्व कर पाते हैं। उससे आपको आइडिया होगा कि भाई वहां जो 30 सवाल आने वाले हैं, पता चला यहाँ हम 1 घंटे में तो 10 सवाल सॉल्व कर पा रहे हैं। इसका मतलब आपको प्रैक्टिस की जरूरत है। आप फौरन जो है थ्योरी और सवाल के कॉन्सेप्ट को कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो उस चीज पर आपको प्रैक्टिस करनी होगी। बस समझ में आ गई। कई बार जैसे आपको सवाल समझ में आ जाता है, आपका अप्रोच इतना लेंदी हो जाता है कि आपको सॉल्व करते करते टाइम लग जाता है, या फौरन क्लिक नहीं करता है, एक सवाल को 3 बार पढ़ते तब समझ में आता है। ठीक है, तो उस तरीके की चीजों को क्या करना है, अभी से ओवरकम कर सकते हो क्योंकि अभी टाइम है। बस समझ में आ गई। ठीक है, समझ पाए। तो मैथमेटिकल पोर्शन वो तो बहुत शुरू से शुरू होना चाहिए, लेकिन कायदे से मैं तो ये कहूंगा कि हर सब्जेक्ट को बैलेंस करके चलो, वो ज्यादा बढ़िया स्ट्रेटेजी है। ठीक है, कोई डाउट यहाँ तक, समझ गए ना। ठीक है, तो हम लोग शुरू करेंगे फिजिक्स का पहला चैप्टर, और वो है मोशन। ठीक है, तो लिखो अब हेडिंग, फिजिक्स का पहला चैप्टर है मोशन, और ये चैप्टर है किससे, क्लास 9 से, है ना। ये चैप्टर कहाँ से लिया हमने, कंसिडर किया है क्लास 9 से चैप्टर है मोशन। आज कुछ आसान आसान सी बातें करते हैं। ठीक है, नोट्स बहुत शॉर्ट में लिखना है, बहुत ज्यादा लंबी चौड़ी कहानी नहीं लिखनी है, क्योंकि 9th क्लास के जो चैप्टर हैं उसका स्कूल के एग्जाम या बोर्ड के एग्जाम नहीं होंगे। बस समझ में आ गई। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग एक चीज लिखेंगे, क्या, फिजिकल क्वांटिटी। क्या लिखेंगे, फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, किसी को आइडिया? कौन बताएगा फिजिकल क्वांटिटी? किसी को नहीं आइडिया? तुम बोलो। ठीक है, ऐसी क्वांटिटी जिसका हम क्या कर पाए, मेजरमेंट कर पाए, उसको क्या कहेंगे, फिजिकल क्वांटिटी कहेंगे। ठीक है, द क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर्ड, दैट कैन बी मेजर्ड। ऐसी क्वांटिटी जिनका हम मेजरमेंट कर सकते हैं उसको क्या कहेंगे, फिजिकल क्वांटिटी कहेंगे। ऐसी क्वांटिटी जिनका हम मेजरमेंट कर सकते हैं उसको क्या कहेंगे, फिजिकल क्वांटिटी कहेंगे। अब जो अपनी अकल पे जोर डालो और सोचो क्या क्या चीजों को मेजर कर पाते हो, तो क्या क्या जवाब आएगा, कि डिस्टेंस है, या लेंथ ले लो, ज्यादा बढ़िया ना, लेंथ है, ठीक है, स्पीड है, वेलोसिटी है, ठीक है, टाइम है, टेम्परेचर, एक्सेट्रा, है ना। ऐसी बहुत सारी क्वांटिटी है जिनको आप क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। इन सारी क्वांटिटी को हम लोग क्या कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। ठीक है, तो जब फिजिकल क्वांटिटी को आप मेजर करते हैं तो कई बार उसके साथ यूनिट एसोसिएटेड होती है।
ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिनके साथ यूनिट एसोसिएटेड होती है, ठीक है, समझ में बात है कि उसको हम कहेंगे डायमेंशनल फिजिकल क्वांटिटी, और ऐसी क्वांटिटी जिसके पास कोई यूनिट नहीं होगी उसको हम कहेंगे डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है, मतलब जहां पर कोई डायमेंशन नहीं हो, ठीक है, या तुम्हारे क्लास के एतबार से बोले तो कहेंगे ऐसी कुछ ऐसी क्वांटिटीज होती है जिसके पास यूनिट होता है, कुछ ऐसी क्वांटिटीज होती है जिसके पास यूनिट नहीं होता है, तो उसको हम लोग उसको यूनिटलेस क्वांटिटी बोल देते हैं। बात समझ में आ गई? हालांकि यूनिट और डायमेंशन में फर्क है, वो 11th क्लास में पढ़ोगे, ठीक है। अभी के लिए क्या याद करोगे कि कुछ क्वांटिटीज ऐसी हैं जिनकी यूनिट एग्जिस्ट करती है, कुछ ऐसी क्वांटिटी है जिनकी यूनिट एग्जिस्ट नहीं करती। बात समझ में आ गई? यूनिटलेस होता है, जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कोई यूनिट नहीं होती है, पढ़े होगे ना 10वीं क्लास में, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कोई यूनिट नहीं होती, एक रेशियो है किसका, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम से स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम का। खैर वो सब बात की बात है, समझ गए ना, कोई डाउट यहाँ तक? अब जब किसी फिजिकल क्वांटिटी को आप रिप्रेजेंट करते हैं तो उसकी जो वैल्यू होती है विद यूनिट, अगर यूनिट है तो उस चीज को कहा जाता है मैग्नीट्यूड। क्लियर? लेकिन कुछ फिजिकल क्वांटिटी ऐसी भी है जिनके पास इस मैग्नीट्यूड के अलावा डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है। किसकी जरूरत पड़ती है? डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है। तो इस बेसिस पर इस फिजिकल क्वांटिटी को हम दो हिस्से में बांटते हैं, ठीक है। एक कहलाता है स्केलर क्वांटिटी, दूसरा कहलाता है वेक्टर क्वांटिटी। समझ पा रहे हो? तो फिजिकल क्वांटिटी इसको हम दो हिस्से में बांट रहे हैं ना, एक कहलाएगा वेक्टर क्वांटिटी, जबकि दूसरा क्या है? स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी, ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी एंड स्केलर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी में दो चीजें होंगी, यहां होगा एक तो क्या, मैग्नीट्यूड, और दूसरा क्या होगा, डायरेक्शन, ठीक है। जबकि स्केलर क्वांटिटी में सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा। शॉर्ट में लिखो, बहुत ज्यादा लंबी कहानी लिखने से कोई फायदा नहीं, ठीक है। एक तो क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी में क्या होगा, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन एसोसिएटेड होगा, और स्केलर क्वांटिटी में सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होंगे। इसके कुछ एग्जांपल मैं अभी लिख दे रहा हूं, वैसे जो जो क्वांटिटी आती रहेगी मैं उसको बार बार उसी वक्त बताता रहूंगा कौन वेक्टर है कौन स्केलर है, ठीक है। जैसे कुछ एग्जांपल मैं यहां पर दे दूं, जैसे वेक्टर क्वांटिटी में होता है जैसे वेलोसिटी, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट, ये सब क्या है, वेक्टर है। क्लियर? स्केलर क्वांटिटी में जैसे स्पीड, डिस्टेंस, प्रेशर, टाइम, ये सब के सब क्या है, स्केलर है। समझ पाए? हटा दूं? लिख चुके हो? तो ये था हमारा क्या, फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। खैर आगे बढ़ते हैं। अब एक टॉपिक लिखो, क्या, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब क्या होता है डिस्टेंस, देखो मान लो अगर कोई पार्टिकल ए से, अगर कोई पार्टिकल ए से बी तक गया, मान लो ऐसे इस पाथ से होकर, है ना, ए से बी तक गया इस पाथ से होकर, ठीक है, ए से बी तक गया ऐसे इस पाथ से होकर, तो क्या कहोगे, ये एक्चुअल पाथ है जिससे वो ट्रेवल कर रहा है, एक्चुअल पाथ है जिससे वो ट्रेवल कर रहा है। तो इस एक्चुअल पाथ की जो लेंथ होती है, जो एक्चुअल पाथ जिस पे ये ट्रेवल कर रहा है, इसकी जो लेंथ होती है, इस लेंथ को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्टेंस बोलते हैं। इस लेंथ को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्टेंस बोलते हैं। मतलब ये जो अभी लाइन है ये क्या बता रहा है, डिस्टेंस को बता रहा है, ठीक है। लेकिन इस इनिशियल से फाइनल के बीच में अगर शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ देखा जाए तो वो शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ कौन सा होगा, कहोगे वो शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ ये होगा,
है ना, वो शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ ये होगा। तो ये जो शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ होता है, ठीक है, इसकी जो लेंथ होती है, इस लेंथ को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूं इसको, इसको क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि पार्टिकल उस एक्चुअल मतलब शॉर्टेस्ट पाथ से होकर एक्चुअल में ट्रेवल किया हो। बस समझ में आ गई। ठीक है, हाँ, लेकिन ऐसा पॉसिबल है कि उससे ट्रेवल होकर गया हो। मैं क्या कह रहा हूँ, हमेशा वहीं से गया हो जरूरी नहीं है। जैसे मान लो ए से बी तक जाना था, इस व्हाइट वाले पाथ से होके गया, तो कहोगे ये एक्चुअल पाथ लेंथ तो डिस्टेंस है। लेकिन यहाँ पर जो शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ थी वो ये वाली स्ट्रेट लाइन थी। क्लियर ना, यानी पार्टिकल जो है एक्चुअली में इस डिस्प्लेसमेंट वाले पाथ से होकर ट्रेवल नहीं किया है। क्लियर, लेकिन यहीं पर अगर मोशन स्ट्रेट लाइन पे हो रहा होता, मान लो ए से कोई पार्टिकल बी पर गया इसी पाथ से होकर, तो क्या कहोगे, इस केस में डिस्टेंस भी यही रहेगा और डिस्प्लेसमेंट भी यही रहेगा। ठीक है, मतलब डिस्टेंस भी यही होगा और डिस्प्लेसमेंट भी यही होगा, डिस्टेंस भी यही होगा और डिस्प्लेसमेंट भी यही होगा। क्लियर ना, कोई डाउट यहां तक? ठीक है, तो डिस्टेंस का मतलब एक्चुअल पाथ लेंथ कवर्ड, डिस्प्लेसमेंट का मतलब शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल। कोई डाउट नहीं यहां तक? क्लियर, तो ये दोनों बात समझ में आ गई। अब मैं कुछ बातें लिख दूं डिस्टेंस के बारे में। पहली बात, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है? डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। एसआई यूनिट क्या है इसकी? मीटर होती है। इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? मीटर होती है। तीसरा, ये क्या है? चूंकि स्केलर है तो यहां पर कोई डायरेक्शन नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि स्केलर है तो यहां पर कोई डायरेक्शन नहीं होगा। बस समझ में आ गई? वेक्टर, सॉरी, डिस्प्लेसमेंट। पहली बात, ये कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर है। दूसरा, इसकी एसआई यूनिट भी क्या है? मीटर है। तीसरी बात, हैव डायरेक्शन। इसके पास क्या होता है? डायरेक्शन होता है। अब सवाल है कि डायरेक्शन है तो वो किधर से किधर की तरफ है? ठीक है, डायरेक्शन है तो किधर से किधर की तरफ है? तो अगर एवरेज सिचुएशन में बात की जाए तो ये इनिशियल टू फाइनल होता है। अगर एवरेज के सेंस में बात की जाए, ऑन एन एवरेज बात की जाए, क्या मतलब हुआ इस बात का, कि जैसे कि हम यहां से टहलते हुए एक पॉइंट ए से बी तक गए। अब हर अलग अलग इंस्टेंट पर इसकी डायरेक्शन तो अलग अलग थी। अलग अलग इंस्टेंट पर इसकी डायरेक्शन क्या थी? अलग अलग थी। लेकिन हम सीधा कंपेयर कर रहे हैं बी को ए से, तो सीधा का ये जो शॉर्टेस्ट पाथ वाली डायरेक्शन है यही है। बस समझ में आ गई? शॉर्टेस्ट पाथ वाली जो डायरेक्शन है वो ये है। ये क्या हो गया, पूरे ओवरऑल मोशन को आपने एक बार में जवाब दिया। लेकिन यहीं पर अगर इंस्टेंटेनियस फिनोमेना के हिसाब से जवाब दिया जाता तो क्या कहते कि देखो, इंस्टेंटेनियस फिनोमेना के हिसाब से हर इंस्टेंट पर इसकी डायरेक्शन अलग थी। छोटे छोटे पार्ट में अगर देखोगे, क्योंकि इस वक्त इसके मोशन की डायरेक्शन ये है, इस वक्त इसके मोशन की डायरेक्शन ये है, इस वक्त मोशन की डायरेक्शन ये है। क्लियर, तो ये पार्टिकल चलते हुए अपनी डायरेक्शन को तब्दील जरूर कर रहा है, लेकिन लेकिन इसकी ओवरऑल सिचुएशन ये है कि वो ए से बी पर गया है। डिफरेंट डिफरेंट इंस्टेंट पर अगर उसके डायरेक्शन की बात करें तो ये जो येलो कलर से मैंने टेंजेंट ड्रॉ किया है वो है उसकी डायरेक्शन, मोशन की डायरेक्शन। बस समझ में आ गई? कोई डाउट यहां तक? आगे बढ़े, चलो हटा दूं। नेक्स्ट, एक बात नोट करना है, डिस्टेंस is always greater than or equal to magnitude of displacement। क्या होता है?
डिस्टेंस जो हमेशा ग्रेटर होता है या इक्वल हो सकता है किसके, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट के। खाली डिस्प्लेसमेंट नहीं बोलना चाहिए, ज्यादा बेटर है क्या बोलिए, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट के। बात समझ में आ गई, कोई डाउट? इस चीज का मतलब मालूम है किसी को, दिक्कत तो नहीं इसमें किसी को? इसको क्या पढ़ते हैं, ग्रेटर देन और इक्वल टू। इसका मतलब इसमें दो बातें हैं, इसमें दो बातें, मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि या तो वो बड़ा है या इक्वल होता है, ये दोनों पॉसिबिलिटी है कि डिस्टेंस या तो डिस्प्लेसमेंट के हमेशा मतलब बड़ा होता है और या इक्वल हो जाता है। तो किस केस में इक्वल होगा मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट के, तो जब वो पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में चल रहा होगा। अभी देखे थे ना, जब स्ट्रेट लाइन में चलता है तो वैसे केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड इक्वल हो जाता है। लेकिन अगर किसी कर्व पाथ से होकर चले तो वैसे केस में डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड डिस्प्लेसमेंट से डिस्टेंस की वैल्यू डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड से बड़ी हो जाती है। क्या हो जाती है, बड़ी हो जाती है। समझ पा रहे हो मेरी बात, क्लियर ना? तो ये सवाल कई बार आया है, ये सवाल कई बार आया है, ठीक है। लेकिन इसके रूप बदले होते हैं, पूछने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है। क्या होता है, ऐसे सवाल आता है, डिस्टेंस बाय डिस्प्लेसमेंट इज, मतलब क्वेश्चन है, इज ऑप्शन होता है ग्रेटर देन 1, बी लेस देन इक्वल टू 1, सी ग्रेटर देन इक्वल टू 1, डी लेस देन 1। समझ पाए क्या सवाल बनेगा? तुम याद ऐसे किए हो, वो रेशियो के टर्म में पूछेगा। तो रेशियो में क्या होता है, डिवाइड करते हैं। तो खुद सोचो कि जब एक बड़े नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड करते हो, जब एक बड़े नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड करते हो तो वैल्यू कैसी आती है, ग्रेटर देन 1। और जब छोटे नंबर को बड़े नंबर से डिवाइड करते हो तो, और जब सेम नंबर वैल्यू सेम वैल्यू वाले नंबर को डिवाइड करते हो तो इक्वल 1 आता है ना। तो यहां पर देखो कि यहाँ रेशियो क्या है, डिस्टेंस बाय डिस्प्लेसमेंट। इसमें तुमने कहा कि दो पॉसिबिलिटी है, क्या, कभी डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होता है या कभी कभार डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के इक्वल हो जाता है। तो जब डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बड़ा होगा तो ये वाली वैल्यू क्या आएगी, ग्रेटर देन 1। लेकिन इक्वल की कंडीशन भी है, मैंने कहा था इसमें दो बात है। और जब इक्वल रहेगा तब वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। तो यानी दो आंसर लिखो कि डिस्टेंस बाय डिस्प्लेसमेंट इज आइदर ग्रेटर देन 1 और इक्वल टू 1। ये बात हुई नहीं हुई, यानी ये दोनों बातें कहां पर है, सी में है। समझ पाए, आया है इनमें में से सवाल, ठीक है। अब तीसरी बात, अगला क्वेश्चन, कभी रेशियो उल्टा करके पूछ देगा, डिस्प्लेसमेंट कहां कर देगा, ऊपर, और डिस्टेंस कहां कर देगा, नीचे। इज, अब ऑप्शन यही रख देगा, ऑप्शन जो है वो यही रख देगा। मान लो यही ऑप्शन रख दिया, वो ऑप्शन जो है यही रख दिया। बस मैं आंसर हटा दूं, बताओ क्या हो जाएगा फिर आंसर क्या हो जाएगा, बी। चूंकि न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर उससे बड़ा होता है या इक्वल होता है, इसलिए पॉसिबिलिटी क्या है। समझ पाए, कोई डाउट यहां तक? तो थियोरेटिकली ऐसे भी बोला जा सकता है, क्वेश्चन की फॉर्म में ऐसे भी बोला जा सकता है। समझ गए ना, नोट कर लो, नोट करते चलो। एनसीईआरटी के सवाल लगाना नहीं बोलना है, बस समझ में आ गई। एनसीईआरटी के सवाल जरूर लगाने हैं, क्लियर। साथ में बाकी जो मॉड्यूल वगैरह मिलेगा, पीवाईक्यू, इतना लगा लो काफी है, लेकिन समझ समझ के ईमानदारी से लगाना, क्लियर। वरना क्वेश्चंस की कोई लिमिटेशन नहीं है। हटा दूं क्या, अगला सवाल होगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ
displacement when particle moves in option है a circular path, B in a straight line, C और भी कुछ नाम दे रहे हैं, सेमी सर्कुलर पाथ, डी नन ऑफ दिस। क्या होगा जवाब? तो कब होगा? स्ट्रेट लाइन में। जवाब क्या होगा इसका? स्ट्रेट लाइन में। समझ गए ना? जब पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में चलेगा तो उस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। कोई डाउट? एक सवाल और लिखता हूं लेकिन उसमें मैं ऑप्शन चेंज करता हूं, ध्यान से देखना। ठीक है, सेम सवाल है, ठीक है, क्वेश्चन सेम है, क्वेश्चन सेम है लेकिन मैं ऑप्शन चेंज करने वाला हूं। ठीक है, moves distance is equal to magnitude of displacement when particle moves। पहला है in a circular path, in a straight line, in a at any instantaneous phenomena चौथा होगा बोथ बी एंड सी। अब क्या जवाब होगा? बोथ बी एंड सी। क्यों? ऐसा क्यों होगा? देखो, इंस्टेंटेनियस फिनोमेना का मतलब ऐसा फिनोमेना होता है जिसमें जो टाइम इंटरवल है बहुत छोटा होता है। तो अभी जैसे मैंने बताया था कि जैसे पार्टिकल ऐसे इस पाथ पे चल रहा है तो इसके अलग अलग इंस्टेंट को देखोगे तो बहुत छोटे टाइम इंटरवल को लोगे, कहोगे इस टाइम से इस टाइम के बीच में, कहोगे पाथ इतना सा है। किसी भी दो छोटे टाइम इंटरवल को कंसीडर करोगे तो उस केस में पाथ लेंथ जो है लगभग स्ट्रेट होता है। बस समझ में आ गई? और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड क्या हो जाता है? सेम हो जाता है। तो किसी इंस्टेंटेनियस फिनोमेना में भी ऐसा हो सकता है अगर पार्टिकल मोशन में हो तो। समझ गए? कोई डाउट यहां तक? आगे बढ़े तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की कहानी समझ में आई? बस समझ में आई? आगे बढ़ूं क्या? अगला सवाल लेते हैं। लिख रहे हो क्या? हो गया है? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, एक पार्टिकल सर्कुलर पाथ पर चल रहा है। किस पे चल रहा है? सर्कुलर पाथ पर चल रहा है और वो ए से शुरू किया, ए से शुरू किया और बी पे पहुंचा इधर से होकर, ऐसे, मतलब यहां से ऐसे चला ऐसे और यहां पहुंच गया। इसकी रेडियस आर है। ठीक है, तरीका समझ में आ गया है? 3/4 ऑफ सर्किल को कंप्लीट करता है। ठीक है, 3/4 ऑफ सर्किल को कंप्लीट करता है। जिस सर्कुलर पाथ की रेडियस क्या है? आर है। तुम्हें बताना है, फाइंड करना है क्या? रेशियो ऑफ, फाइंड करना है, फाइंड करना है रेशियो ऑफ डिस्टेंस with the magnitude of displacement, with the magnitude of displacement। समझ पाए? इस रेशियो को फाइंड करना है। जल्दी से निकालो हर कोई।
क्वेश्चन ही है ये। क्या बता रहा डिस्टेंस? 33/7r। ये क्या है? डिस्टेंस है। अच्छा, और डिस्प्लेसमेंट √2r। चलो खैर देख लेते हैं, सबका सवाल जवाब यही है। देखो तो डिस्टेंस यहाँ पर क्या होगा? एक्चुअल पाथ लेंथ, मतलब डिस्टेंस का मतलब ये वाइट वाला आर्क लेंथ। आर्क लेंथ क्या होता है? θ/360 इंटू 2πr, यही होता है ना। तो यहाँ पर इधर से ये वाला एंगल कितना होगा? 270 डिग्री। ठीक है, तो जवाब होगा 270/360 इंटू 2πr। वैसे कॉमन सेंस अगर लगाओगे ये भी कह सकते थे ये पूरे सर्किल का 3/4 है। ठीक है, जैसे इसको भी काटोगे तो यही आने वाला है, लेकिन खैर। तो ये हो जाएगा 393 जा और 94 जा, ये हो जाएगा 3/4। अच्छा, और भी कैंसिल हो रहा है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो 3/2 पाई आर। क्लियर? 3/2 पाई आर, ये हो गया डिस्टेंस। अगर इसको रखोगे 22/7 तो फिर कैंसिल होकर के ही आ जाएगा। अब यहाँ पर एक चीज और भी सोचनी है, क्या हमें एक्चुअल में डिस्टेंस निकालने कहा गया था क्या? नहीं कहा गया, तो पाई वगैरह के चक्कर में मत रहिए, ऐसे ही रहने दीजिए। मतलब ये आंसर सही है। पाई की जगह अगर 22/7 रखोगे, ठीक है, तो 2 1 जा 2, 11 2 जा 22, तो 2 से कैंसिल हो जाएगा 2, है ना। तो ऊपर हो जाएगा 33/7r, ये आंसर सही है। ठीक है, लेकिन चूंकि रेशियो फाइंड करने कहा गया है तो पाई को पाई रहने दो। क्लियर? बस समझ में आ गई? पाई को पाई रहने दे। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या कहोगे? डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है शॉर्टेस्ट पाथ। तो यहाँ पे शॉर्टेस्ट पाथ तो ये है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो पाइथागोरस से निकाल सकते हो। इस ट्रायंगल AOB में इसकी दो साइड r और r है, तो AB की वैल्यू कितनी होगी? डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? √ बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, दोनों वैल्यू सेम है, तो क्या हो जाएगा? 2r स्क्वायर का रूट, दैट विल बिकम √2r। क्लियर? अब पूछा गया था रेशियो, तो ये दोनों जवाब सही हैं, ये भी सही है और ये भी सही है। तो रेशियो पूछा गया था किससे? डिस्टेंस से डिस्प्लेसमेंट का। ठीक है, तो डिस्टेंस क्या था? 3πr/2 और नीचे है √2r। क्लियर? 2 नीचे आ जाएगा, व्हाट विल गेट? 3πr/2 √2r, r से r खत्म हो जाएगा, 3π/2 अगर पाई के टर्म में ऑप्शन है तो ऐसे ही कैरी ऑन करना है। अगर आंसर पाई के टर्म में नहीं है तो फिर 22/7 रख देना है। बात समझ में आ गई? वो वैल्यू रखनी है या नहीं रखनी है वो तुमको ऑप्शन से डिसाइड करना है। समझ पाए? कोई डाउट यहां तक? कोई डाउट? आगे बढ़े? तो मेरे ख्याल से यही रखो, आज ज्यादा नहीं खींचते हैं। अगली क्लास में इससे आगे के टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे। ठीक, थैंक यू।